कैपिटल बजटिंग, ये वो फ्रेमवर्क है जिससे वो बड़े और अहम फैसले लिए जाते हैं जो किसी भी कंपनी की किस्मत बना सकते हैं या बिगाड़ भी सकते हैं। ये वो दांव हैं जो कंपनियों की पहचान बन जाते हैं। ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स की मशहूर कहानी तो याद ही होगी। ब्लॉकबस्टर ने फैसला किया कि वो अपने हजारों फिजिकल स्टोर्स में और पैसा लगाएगा, और दूसरी तरफ था नेटफ्लिक्स, जिसने एक बिल्कुल नए आइडिया पर दांव छेला। पहले मेल ऑर्डर और फिर स्ट्रीमिंग। ये एक क्लासिक कैपिटल बजटिंग का फैसला था, और इसका नतीजा क्या हुआ वो हम सब जानते हैं। तो सवाल यही उठता है कि कोई भी बिजनेस अरबों डॉलर का सही दाव आखिर लगाता कैसे है। ये वो बुनियादी मुश्किल है जिसका सामना हर कंपनी करती है, और कैपिटल बजटिंग इसी का जवाब ढूंढने में हमारी मदद करता है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये जो बड़े रणनीतिक फैसले होते हैं, जैसे ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स ने लिए, वही कैपिटल बजटिंग की असल कहानी है। तो ये कैपिटल बजटिंग आखिर है क्या चीज? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये वो तरीका है जिससे कोई भी बिजनेस बड़े, लंबे समय तक चलने वाले प्रोजेक्ट्स या निवेशों को परखता है और फिर चुनता है। इन्हें कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नई फैक्ट्री लगानी है या फिर कोई बहुत महंगा सॉफ्टवेयर सिस्टम खरीदना है। देखिए, इतने बड़े फैसले सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं लिए जाते। अच्छे फैसलों के पीछे एक सोची समझी, अनुशासित प्रक्रिया होती है। ज्यादातर कंपनियां एक 6 कदमों वाले रास्ते पर चलती हैं। ये शुरू होता है एक आइडिया से, फिर उसकी शुरुआती जांच पड़ताल होती है। इसके बाद आता है सबसे जरूरी कदम, ये अनुमान लगाना कि कितना कैश फ्लो आएगा। फिर मूल्यांकन की तकनीकें लगाई जाती हैं, प्रोजेक्ट को चुना जाता है, और आखिर में उसे लागू करके बाद में परखा भी जाता है। चलिए अब टूल किट खोलते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की असली कीमत आंकने के लिए ये बेहद ज़रूरी औजार हैं। इन्हें मुश्किल फॉर्मूलों की तरह नहीं, बल्कि एक माहिर कारीगर के औजारों की तरह देखिए। लेकिन किसी भी तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले फाइनेंस का ये सबसे बुनियादी नियम समझना होगा। आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से ज़्यादा कीमती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अवसर लागत और महंगाई दोनों का असर होता है। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण टूल, नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी। इसे कैपिटल बजटिंग का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। क्यों? क्योंकि यह हमें बिल्कुल साफ साफ बताता है कि कोई प्रोजेक्ट आज की तारीख में कंपनी के लिए कितनी वैल्यू जोड़ रहा है। और एनपीवी का फैसला करने का नियम बहुत ही सीधा और दमदार है। अगर एनपीवी 0 से ज्यादा है तो प्रोजेक्ट को हाँ कह दो। इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रोजेक्ट न्यूनतम रिटर्न से ज्यादा कमा कर देगा और शेयर होल्डर्स के लिए असली वैल्यू बनाएगा। ये स्लाइड एक बहुत जरूरी फर्क दिखाती है, एनपीवी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी आईआरआर के बीच का फर्क। एनपीवी पूछता है हम असल में रुपयों में कितनी वैल्यू बना रहे हैं, जबकि आईआरआर पूछता है इस प्रोजेक्ट का अपना परसेंटेज रिटर्न क्या है। और यहीं पर एनपीवी बाजी मार लेता है। इसका फोकस असल रुपयों की वैल्यू पर होता है, जो इसे फैसले लेने के लिए एक बेहतर टूल बनाता है। ये टेबल पूरी कहानी को साफ कर देती है। पेबैक पीरियड हमें सिर्फ रफ्तार बताता है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी कमजोरियां हैं। आईआरआर हमें एक परसेंटेज तो देता है, लेकिन वो हमें गुमराह कर सकता है। और फिर आता है एनपीवी, असली वैल्यू बताने वाला सबसे भरोसेमंद तरीका। बस शर्त यह है कि आपके पास एक सही डिस्काउंट रेट हो। लेकिन यहाँ एक रियलिटी चेक भी है। ये सारे अनुमान भविष्य के बारे में सिर्फ पढ़े लिखे अंदाजे हैं, और भविष्य, जैसा कि हम सब जानते हैं, अनिश्चित होता है। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, रिस्क एनालिसिस का मकसद एकदम सटीक होना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि अगर हम गलत हुए तो उसका असर क्या होगा। सिनेरियो एनालिसिस यहाँ एक बहुत दमदार टूल है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, हम सिर्फ एक एनपीवी पर भरोसा करने के बजाय नतीजों की एक पूरी रेंज देखते हैं। सबसे बुरी हालत में क्या होगा, सामान्य हालत में क्या होगा और सबसे अच्छी हालत में क्या होगा। इससे रिस्क का अंदाजा लगाना आसान हो जाता है और मैनेजमेंट ये तय कर पाता है कि वो कितना नुकसान झेलने को तैयार है। तो चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, जिसमें हम सबसे ज़रूरी बातें और वो आम गलतियां देखेंगे जिनसे बचना चाहिए। ये रही आपकी प्लेबुक। हमेशा कैश फ्लो पर ध्यान दें, अकाउंटिंग के मुनाफे पर नहीं। एनपीवी ही आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है। पॉजिटिव एनपीवी का मतलब हाँ है। अगर एनपीवी और आईआरआर में टकराव हो तो हमेशा एनपीवी की सुनें। अपनी हर धारणा को अच्छी तरह परखें।
जो पैसा पहले ही खर्च हो चुका है उसे भूल जाएं और अवसर लागत को कभी ना भूलें। मतलब इस प्रोजेक्ट को करके आप क्या छोड़ रहे हैं। इतने सारे हिसाब किताब और फॉर्मूलों के बावजूद ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि मॉडल हमें डेटा देते हैं, लेकिन वो किसी अनुभवी मैनेजर की समझ और फैसले की जगह नहीं ले सकते। मॉडल हमें सिर्फ डेटा देते हैं, लेकिन आखिर में ये तो तजुर्बा, रणनीति और इंसानी सूझबूझ ही है जो उस डेटा को एक समझदारी भरे फैसले में बदलती है। तो आखिरी सवाल ये है, इस डेटा को एक सही फैसले में कैसे बदला जाए।